तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस हमारे YouTube चैनल लक्ष्य डिफेंस एकेडमी स्टॉन। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। पिछले कल हमने एक वीडियो अपलोड की थी जो टेट हुआ था, JBT DLED टेट। ठीक है, इसके दो नाम है, या तो JBT, अब इसका नया नाम क्या है, DLED। कब हुआ था? पिछले कल 24 जुलाई 2022। अगर आप में से भी किसी ने टेट दिया होगा, JBT वालों, या फिर किसी और ने ये टेट अप्लाई किया होगा, तो इसकी फाइनल आंसर की तो अभी शायद नहीं आई है। ऑफिशियल आंसर की 2-3 दिन में आएगी। उससे पहले हम जो लगभग 99% जो हम अपने आंसर की में बताएंगे, वो आंसर की हमारे अनुसार लगभग सही होगी। ये हमारा अपना जो एनालिसिस है, हम ये तो नहीं कहेंगे कि 100% जो क्वेश्चन है वो सही होंगे, परंतु लगभग जो है आपके 1 या 2 नंबर नीचे ऊपर रह सकता है फाइनल आंसर की। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर। इसमें हमारा पहला पार्ट है, मैं जो मेरे पास सीरीज पहुंची है, सीरीज है डी। इसमें जो पहला पार्ट दिया गया आपके पास साइकोलॉजी, हम थोड़ा जल्दी स्पीड रखेंगे क्योंकि 3 पार्ट हम कवर करेंगे इसमें। तो थोड़ा आप अपना क्वेश्चन पेपर निकाल लें और जल्दी टिक कर लें, इसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1, फ्राइड के अनुसार ईदम डैश डैश सिद्धांत पर आधारित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी सुख। अगर आपने ईदम के बारे में या जो ये सिद्धांत है इसके बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुख। उसके बाद मैस्लो के सिद्धांत की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को डैश डैश का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो मैस्लो में जितने भी आपने सिद्धांत पढ़े होंगे उसमें एक शब्द इंपॉर्टेंट है, आवश्यकता। यानी सारे के सारे जो इनके सिद्धांत किस पर है, आवश्यकता पर आधारित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवश्यकताओं का सिद्धांत। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में आता है। तो देखिए पहला ऑप्शन इसमें केवल रचनात्मक, ये तो नहीं होगा। केवल योगात्मक, ये भी नहीं होगा। ना रचनात्मक ना योगात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, दोनों, रचनात्मक आकलन तथा योगात्मक। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, अवधान एक डैश डैश प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलेक्टिव, यानी चयनात्मक। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन डीवी। प्रश्न नंबर 6 है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होगा। देखिए शिक्षा का जो अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वांगीण विकास। शिक्षा का जो मेन उद्देश्य होता है, क्या होता है, सर्वांगीण विकास करना। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षार्थी अधिगम की प्रक्रियाएं वह सीखने की परिस्थितियां मुख्य पहलू है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान, यानी एजुकेशन साइकोलॉजी। प्रश्न नंबर 8 है, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था। ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा। किंडरगार्टन जो थ्योरी है किससे संबंधित है, फ्रेडरिक फ्रोबेल। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, मौके पर घट रहे व्यवहारों को उसी क्रम में लिखना डैश डैश कहलाता है। यह आंसर हो जाएगा विवरणात्मक कथा। यानी जब कोई घटना घटती है तो हम क्या है, स्टेप वाइज चलते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। ऐसा तो नहीं है कि हम डायरेक्ट जो है कोई चीज लिख देंगे, नहीं, स्टेप वाइज हर चीज जो है चलती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, उपलब्धि संबंध शक्ति डैश डैश प्रकार के अभिप्रेरक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनवायरमेंटल। यही होना चाहिए, शायद साइकोलॉजिकल तो नहीं होगा, इसलिए मेरे हिसाब से तो एनवायरमेंटल ही इसमें आएगा, वातावरण। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे का बाल विकास का सिद्धांत किस विकास पर आधारित है। जीन पियाजे तो हर किसी ने पढ़ा होगा अगर आप बीएड या डीएलएड कर रहे हैं। ये किस पर आधारित है, संज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न था हमारा, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है। ये भी इजी प्रश्न था। इसका आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद अगला प्रश्न है, जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। जब हम साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो इसमें जो है डिटेल से हम इन प्रश्नों को जो है करने वाले हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के लिए विभिन्न अधिगम शैलियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कार्यों का उपयोग करती है। वह प्रभावित है किससे, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। जहाँ ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिकरण की एक प्रमुख विधि है। तो देखिए अगर सामाजिकरण, सबसे पहले जो है बच्चा जब पैदा होता है तो उसका समाज कहाँ से शुरू होता है, उसके परिवार से, ना कि स्कूल से, ना ही समाज से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना था, परिवार।
अगला प्रश्न है विकास एक डैश डैश प्रक्रिया। ये भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा। विकास एक कैसी है? निरंतर यानी सतत। सतत का अर्थ ही क्या है? निरंतर। इसका राइट आंसर हो जाना था बी, सतत। अगला प्रश्न है 16 वर्ष का एक बच्चा बुद्धि लब्धि प्रशिक्षण में 75 IQ प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु डैश डैश होगी। देखिए ये इस प्रश्न में क्या है, हर कोई फंसा होगा। आपने सिंपल विधि से जो है इस प्रश्न को हल किया होगा। अगर आपने थोड़ा इसमें दिमाग नहीं लगाया होगा तो अवश्य ही क्या आपका प्रश्न ये गलत हो गया होगा। इसमें हमने ऑप्शन से उठा लेते, जैसे बात मान लो इसका राइट आंसर क्या है, पहले आंसर बता देता हूं 12। तो हम इसका सूत्र क्या है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100, ये इसका क्या है सूत्र है। हमने ऑप्शन से क्या, जैसे बात मान लो मैंने ऑप्शन से क्या उठा दिया 12। 12 क्या है इसकी मानसिक आयु पूछी हुई है, तो मानसिक आयु जो है ये नीचे जो ऑप्शन दिए गए ये सारी क्या है मानसिक आयु। मैंने क्या है एक ऑप्शन उठा लिया 12, यानी मानसिक आयु कितनी है 12, बटे में क्या लगाना है वास्तविक आयु। वास्तविक आयु जो आपके पास 16 वर्ष दी गई है, मल्टीप्लाई 100। तो इसको हम कैसे काट सकते हैं, 4 से कट सकता है, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 25 चौका 100, 25 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 75, जो यहाँ पर दिया गया है 75 IQ प्राप्त करता है। तो यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमने यहाँ ऑप्शन दिया 12। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रयोग डैश के प्रशिक्षण की एक विधि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिकल्पना। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 19, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक की प्रयोगशाला कब स्थापित की गई। जब भी हम बात करते हैं भारत की, अगर विश्व की बात की जाए तो 1869 और भारत की बात की जाए तो 1916, यानी 1916 में क्या है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली गई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक ने विकसित किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेवन। अगला प्रश्न है कौन सा व्यक्तित्व प्रशिक्षण नहीं है। देखिए रॉर्शा प्रशिक्षण ये भी होगा, 16 PM प्रश्नावली ये भी व्यक्तित्व से संबंधित है, TAT ये भी क्या है व्यक्तित्व परीक्षण से संबंधित है। तो कौन सा नहीं है, विनय साइमन स्कैन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है भाटिया बैटरी का प्रयोग किस प्रशिक्षण हेतु किया जाता है। ये प्रश्न थोड़ा सा नया था, मैंने परसों इस प्रश्न को पढ़ा था। इसका राइट आंसर किससे संबंधित है, ये भाटिया बैटरी, ये है आपकी बुद्धि से, इंटेलिजेंस से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि। अगला प्रश्न है हमारा मूर्त अमूर्त एवं सामाजिक बुद्धि का संप्रत्यय किसके द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली विद्यार्थी का गुण होता है, तो ये 2-3 ऑप्शन इसमें दिए हैं, सामान्य बुद्धि का अधिक प्रयोग करते, विषय वस्तु को समझने में विश्वास, या मौलिक चिंतन करने की प्रवृत्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना था, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है बालक का विकास अनुवांशिकता व देश की अतः क्रिया का परिणाम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाना था एनवायरमेंट यानी वातावरण। अगला प्रश्न है इसमें अधिगम व्यवहार में परिवर्तन को कहते हैं जो कि अपेक्षाकृत डैश परिवर्तन होते हैं। ये क्या जाना था इसका, परमानेंट यानी स्थायी। उसके बाद 27वां क्वेश्चन है हमारा 27, सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एबिंगहॉस। अगला क्वेश्चन है हमारा 28, जब दो विरोधी प्रेरणाएं एक समय में उत्पन्न हो जाए तथा एक समय में ही उसकी संतुष्टि चाहे, उसे डैश कहते हैं। देखिए इसका राइट आंसर मैं कंफर्म तो नहीं बोल सकता, परंतु शायद ए ऑप्शन इसका हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन यानी कुंठा। बाकी आंसर की में देखते हैं क्या आता है, ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है। उसके बाद अगला प्रश्न है बुद्धि और सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है। तो ये होता है हमेशा पॉजिटिव यानी धनात्मक। अगला प्रश्न है लास्ट क्वेश्चन साइकोलॉजी का, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा एरिक्सन का सिद्धांत, अगर आपने क्या है पढ़ा होगा। उसके बाद हम अगला पार्ट करेंगे जीके सेशन। हिंदी का हमने कल अपलोड कर लिया था, बाकी हम अभी भी जल्दी जल्दी में थोड़ा कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है जीके सेक्शन, जिसमें ईवीएस एसएसटी और ईवीएस एससीएल हम करेंगे। पहला प्रश्न है इसमें हिमाचल प्रदेश का झांझर नृत्य, देखिए क्लास में मैं करवा चुका हूँ, झांझर नृत्य किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, यह है आपका चंबा। अगला प्रश्न है आपका 1857 का विद्रोह किस तारीख को मेरठ से शुरू हुआ। यह प्रश्न मैं करवा चुका हूँ, कब से शुरू हुआ था 10 मई 1857। फिर अगला प्रश्न है साइंस से किस विटामिन की कमी से रिकेटस हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाना था विटामिन डी। अगला प्रश्न है हमारा
डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? तो डबल फॉल्ट अगर आपने नाम सुना है तो ये किससे संबंधित है? टेनिस। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? ये इंपॉर्टेंट है, किसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? तो ए जो उपराष्ट्रपति होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, उनकी नियुक्ति क्या है? राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। बाकी सबकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति, ये तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, किसमें है ये? आलू की। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला। देखिए ये भी मैं बहुत बार यहाँ पर बता चुका हूँ, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले में है? वो है आपकी हमीरपुर। प्रश्न है, चंबा राज्य का संस्थापक कौन था? देखिए यहाँ पर बात हो रही है किसकी? चंबा राज्य की। चंबा शहर की यहाँ पर बात नहीं हो रही, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेहरू वर्मन। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा, 1979 यानी 1989 ईस्वी में प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम पुरस्कार किसे मिला? ये हम लगभग 2-3 बार में करवा चुका हूं। किसको मिला? श्री जयदेव किरण को। अगला प्रश्न है, बाबर को भारत का आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दौलत खान लोधी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? देखिए वर्तमान में यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह कोश्यारी, परंतु शायद मुझे याद है कि शायद 4 या 5 दिन पहले ये चेंज हुए हैं, और जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद इसका राहुल नरवेकर हो सकता है, और ये सबसे कम उम्र के जो है राज्यपाल बने। परंतु इस क्वेश्चन को भी डाउट में रखो, ये मैं तभी बता रहा हूँ क्योंकि शायद मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी इस क्वेश्चन को हम चेक कर लेंगे। जो तो इससे पहले थे वो भगत सिंह कोश्यारी ही थे, परंतु अगर शायद नए यही बने होंगे तो मैं यहाँ पर ठीक बोल रहा हूँ कि राहुल नरवेकर। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1028 यानी 1028। फिर से अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या, ये तो हम 5वीं क्लास से जो है पढ़ते आ रहे हैं, कितनी होती है? 206। एलपीजी का विस्तृत रूप लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875। ये भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, चमेरा जल विद्युत परियोजना, हिमाचल प्रदेश से हम ये डिस्कस कर चुके हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी यानी रावी नदी। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, किस हिमाचली को स्वतंत्रता के बाद मरणोपरांत भारत का पहला परमवीर चक्र प्रदान किया गया? जब भी हम प्रशासन वाला पार्ट पढ़ते हैं सबसे पहले ये प्रश्न मैं आप लोगों को करवाता हूं, यानी मेजर सोमनाथ शर्मा, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में कैलोरी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो बिलासपुर, ये भी बहुत बार बता चुके हम। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये शायद 70% बच्चों ने क्या इस प्रश्न को गलत किया। पहला ही ऑप्शन क्या था? 28 फरवरी। और जब मैंने यहाँ पर देखा तो शायद मेरी नज़र भी इसी पर गई थी, 28 फरवरी पर, परंतु इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी 10 नवंबर। और ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पूछा गया आपसे विश्व विज्ञान दिवस। 28 फरवरी को क्या होता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज किस राज्य में स्थित है? ये आपको पता होना चाहिए, कहाँ पर है? उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, इंद्रहाट दर्रा किन 2 जिलों की सीमा पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांगड़ा चंबा। उसके बाद है, वंदे मातरम का लेखक कौन है? ये तो सिंपल प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी, ये भी हम बहुत बार करवा चुके हैं। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ये मैं परसों ही आपको करवाया था जब बात यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की आई थी, यानी किसका नया नाम है? ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो नया नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और मेजर ध्यानचंद के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये हॉकी के जादूगर भी इन्हें कहा जाता है, और इनके ही अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया? ये तो बहुत इजी प्रश्न था, किसने शुरू किया? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक है, ये मैं करवा चुका हूँ क्लास में, कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आर्द्रता को मापने वाला निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र है? यहाँ पर ज्योग्राफी और साइंस से क्वेश्चन डाला गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर। फिर अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? देखिए इसमें बहुत सारे बच्चों ने क्या लगाया होगा? संविधान के भाग 3 या 4, मैक्सिमम सबने यही लगाया होगा, परंतु इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान के भाग 4 क में। इसका बी ऑप्शन सही हो जाना था, संविधान के भाग फॉर ए में। उसके बाद अगला प्रश्न है, दूध में पाई जाने वाली चीनी क्या है? मैं हमेशा बोलता हूँ दूध से संबंधित जितने भी प्रश्न हो जाए 99% अगर लैक्टो से स्टार्ट हो रहा है वर्ड तो वही उसका क्या है? आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर था लैक्टोस। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न जी के सेशन का, कांगड़ा का प्राचीन नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिगत। उसके बाद हम जल्दी जल्दी में क्या है? हिंदी भी कर लेते हैं। वैसे तो मैंने हिंदी वाला क्वेश्चन जो है कल अपलोड कर लिया था, परंतु शायद वीडियो थोड़ी साफ नहीं आ पाई थी,
कल मेरा नेट ऑलरेडी खत्म हो चुका था, इसलिए जो है ये सेशन जो मैं क्या है अपलोड नहीं कर पाया था। यही कारण है ये मुझे आज करना पड़ रहा है। और आज मैं जो है ये जो आपको आंसर बता रहा हूँ ये 100% श्योरिटी के साथ मैं बता रहा हूँ कि एक या दो प्रश्न नीचे ऊपर हो सकता है। तो हिंदी में पहला प्रश्न था, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? वो होते हैं 2, अकर्मक और सकर्मक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है? देखिए बाकी ये सारे रूढ़ शब्द है, इसमें सी ऑप्शन है विद्यालय, ये क्या है? यौगिक शब्द। अट्टालिका शब्द क्या है हमारे पास? तत्सम है। अगला प्रश्न है, देवनागरी हिंदी और संस्कृत के अतिरिक्त अन्य किस भाषा की लिपि है? तो ये मराठी और नेपाली दोनों भाषाओं की लिपि है। समूहवाची शब्द कुंज किसके साथ प्रयोग किया जाता है? मैंने कल ही बताया था किसके साथ प्रयोग होता है? लताओं या फिर झाड़ियों के साथ। अगला प्रश्न है, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? तो स्वतंत्र रूप से जब बात आती तो वो अक्षर कौन से होते हैं? स्वर। स्वर हमेशा क्या है? अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। अगला प्रश्न है, क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? देखिए ये क प्लस श से मिलकर बनती है, तो इसलिए किसमें आ जाएगी? दो या दो से अधिक वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। तो ये आ जाएगा संयुक्त व्यंजन, संयुक्त वर्ण। अगला प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग। ये मैं बहुत बार करवा चुका हूँ, हमेशा जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो वर्तनी में आ जाता है। तो कवि का स्त्रीलिंग हो जाता है कवयित्री, परंतु यहाँ पर शुद्ध वर्तनी इसकी देख लेना कैसे लिखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? देखिए ब्रज भाषा का प्रयोग जब से चला आ रहा है, कहाँ से प्रसिद्ध हुई है? ये जो हम लेख लिखते हैं, काव्य लिखते हैं, तो ये किसकी भाषा है? काव्य भाषा। भूतकाल के कितने भेद है? ये मैं करवा चुका हूँ। भूतकाल के कितने भेद है? 6। उसके बाद अगला प्रश्न है, उचित विकल्प चुनिए। अंगूठा दिखाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। देने से इनकार करना, बाकी आंसर की के ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर डी भी इसका क्या है? आंसर हो सकता है, धोखा देना, परंतु यहाँ पर हम ए ऑप्शन मान के चलेंगे। अगला प्रश्न, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 5 प्रकार के। अगला प्रश्न, हमारे रिक्त स्थान की पूर्ति करें। सत्य और अहिंसा का आपस में कैसा संबंध है? ऑप्शन नंबर सी, घनिष्ठ संबंध। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे रसराज कहा जाता है? ये मैं करवा चुका हूं, जब हमने रस किए थे तो रसराज किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को। अगला प्रश्न है, र का उच्चारण स्थान। ये हमने जो है पूरी तरह रटा दी थी, आपको विद ट्रिक से करवाया था। तो र का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा। रेटू रसा नाम मूर्धा। बे इंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग। उपसर्ग और प्रत्यय की जब भी बात आती है तो मैंने बहुत शॉर्ट ट्रिक में आपको बताया था, जिससे क्या है आप बिल्कुल 1 सेकंड में इसे पहचान सकते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी बे क्या थी इसमें? उपसर्ग। अगला प्रश्न है, गिरिधर समस्त पद में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर हो जाता था बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न हमारा, इनमें कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पवन। संयोग इसमें क्या है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। मनोहर और नमस्कार दोनों क्या है? विसर्ग संधि के एग्जाम्पल है। राइट आंसर क्या था इसमें? डी, यानी पवन। अयादि संधि का जो एग्जाम्पल है, और अयादि संधि किसके अंतर्गत आती है? स्वर संधि के अंतर्गत। अगला प्रश्न, इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। जी हाँ, बाकी सारे क्या है? भक्ति काल के कवि है। जो अमीर खुसरो वो भक्ति काल के कवि नहीं है। अगला प्रश्न है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता, जो अपनी बातों पर अड़ी नहीं है, जो कभी कुछ और कभी कुछ बोले। अगला प्रश्न है, चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर क्या होना चाहिए? डैश डैश होना चाहिए। परीक्षण, परिगणन, परिसीमन या परिमाप। देखिए इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से क्या होगा? परिसीमन। अगला प्रश्न है, ह्रस्व दीर्घ प्लुप्त किसके भेद है? जब भी हम स्वर की बात करते हैं तो हम 3 पार्ट इसके पढ़ते हैं, कौन कौन से? ह्रस्व दीर्घ और प्लुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर। अगला प्रश्न है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलसी। आलसी क्या है? आलस्य का विशेषण। किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को प्रकट करने वाले लेखन चिन्हों को क्या कहते हैं? जब भी हम लेखन चिन्हों की बात करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? लिपि। ये हम करवा चुके हैं। हिंदी तो मैक्सिमम जितने भी अभी तक क्वेश्चन आए हैं लगभग हम सारे जो है डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। अगला प्रश्न है, के लिए किस कारक का चिन्ह है? ये हमने पूरी तरह से आपको रटा रखा था। तो के लिए किसकी विभक्ति चिन्ह है? संप्रदान। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का भाव हो जाएगा रति। इसके बाद अगला प्रश्न है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो मैं हमेशा बोलता हूं जब भी दही की बात आती है, क्योंकि इसको हम किस में रखते हैं? अपवाद में। मैंने बहुत सारे आपको लिखवाए थे, तो दही हमेशा किस में रखना है? पुल्लिंग में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पुल्लिंग। अगला है लालटेन शब्द, ये भी हमेशा आता है। मैं क्लास में बता चुका हूँ। लालटेन शब्द क्या है? अंग्रेजी का शब्द है, परंतु यहाँ अंग्रेजी ऑप्शन में ना होकर विदेशज यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा विदेशज। अगला प्रश्न है, शिव का विशेषण क्या है? ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। शिव का विशेषण हो जाएगा शेव।
रात दिन शब्द में समास बताने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। जब भी बात विलोम शब्दों की आती है समास के अंतर्गत, तो विलोम जितने भी सारे एग्जाम्पल बनते हैं वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं, द्वंद्व समास में। तो अगर आपका ये पेपर था और आपने पेपर दिया है तो कमेंट बॉक्स में क्या है जरूर बताएं आपका कितना स्कोर बन रहा है 150 में से। तो कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स जरूर लिखें और ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय जरूर दें। इसमें कुछ आप सुधार चाहें या कुछ भी आपको समस्या है हमारे लिए आप सुझाव दे सकते हैं। बाकी हमेशा की तरह यही कहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।